बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चों, मैं सर्वेश कुमार तिवारी अपने इस प्रथम वर्ष के नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो सिलेबस तैयार किए गए हैं उसमें फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल की सीरीज के साथ हम उपस्थित हुए हैं। और पिछले टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे थे पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत, यही ना हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पृथ्वी के उत्पत्ति के सिद्धांत में? पहला था उसमें अद्वैतवादी, दूसरा क्या था उसमें द्वैतवादी, और तीसरा क्या था बच्चों? आधुनिक सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे का। पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में ये तीन प्रकार के सिद्धांत विश्व पटल पर सबके सामने रखा गया, जिसका मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के या पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में ये तीन प्रकार की विचारधाराएं विश्व पटल पर सबके सामने आई। और इन तीन प्रकार की विचारधाराओं के विभिन्न प्रकार के क्या रहे हैं? समर्थक रहे हैं, ठीक ना। पिछले दिन हम लोगों ने अद्वैतवादी में दो विचारकों को पढ़ा था। पहले कौन थे? कांट थे, और दूसरा कौन थे? लाप्लास महोदय थे। तो आज हम इसी के संदर्भ में जो पिछला हमारा टॉपिक रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ को लेकर के, उसी से रिलेटेड है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत में अद्वैतवादी संकल्पना या अद्वैतवादी सिद्धांत, ठीक ना। अद्वैतवादी क्या है? अद्वैतवादी में या इसके जो विचारक है क्या मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, एक तारे से हुआ है। यही अद्वैतवादी संकल्पना है, ठीक। या अद्वैतवादी जो विचारक हैं जिसमें प्रमुख हैं कांट महोदय और लाप्लास महोदय। तो इसी के अंतर्गत अद्वैतवादी संकल्पना में कांट महोदय ने पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में जो एक तारक परिकल्पना प्रस्तुत किया है उनका नाम था वायव्य राशि की परिकल्पना। किसने दिया था बच्चों? कांट ने दिया था। कांट ने अपने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जिस परिकल्पना का प्रतिपादन किया वह है वायव्य राशि की परिकल्पना। बिल्कुल सिंपल है। राशि मतलब क्या होता है? सामान्य अर्थ में ढेर होता है, अधिकता होता है। वायव्य शब्द को उन्होंने जो प्रयोग किया था इसका तात्पर्य है कि ब्रह्मांड में तमाम आद्य पदार्थ बिखरे हुए अवस्था में थे। सभी बिखरे हुए पदार्थों को उन्होंने वायव्य शब्द दे दिया, और परिकल्पना चूंकि उनका चिंतन था। ओके, तो कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसमें क्या है? पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत सुझाए गए, ठीक है। अब हम लोग देखें तो जो अद्वैतवादी संकल्पना है, अद्वैतवादी संकल्पना चूंकि प्राचीनतम संकल्पनाओं के आधार पे आधारित है, इस नाते हम इसे पैतृक संकल्पना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैतृक संकल्पना ना, यानी कि प्राचीनतम संकल्पना है। और आपको जानकारी होगा कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में जब 1749 ईस्वी में कास्ते द बफन साहब ने तर्कपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में बताने का प्रयास किया, तो उसके बाद ठीक 6 साल बाद 1755 ईस्वी में बच्चों कांट महोदय ने अपने गुरुत्वाकर्षण, जो कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण है, अपने इस वायव्य राशि की संकल्पना का प्रतिपादन किया। सर आइजक न्यूटन साहब ने कांट ने अपने
इस वायव्य राशि की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और यह जो परिकल्पना है बच्चों, वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण का पता किसने लगाया था? न्यूटन ने लगाया था कि कोई चीज पृथ्वी के तरफ क्यों आकर्षित होती है, क्योंकि पृथ्वी के पास क्या है? आकर्षण शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो उसी आधार को मानते हुए कांट महोदय ने भी अपने इस सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण बल पर विशेष बल दिया। ठीक, पहला आकर्षण शक्ति पर, आकर्षण शक्ति के कारण सभी पदार्थ एकत्रित हुए। ठीक है, किसने बताया? कांट महोदय ने बताया। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर आद्य पदार्थ बिखरे हुए अवस्था में थे। शुरुआती के समय में जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उसमें बहुत सारे आद्य पदार्थ थे, गैसें थी, धूल कण थे, अन्य तमाम तत्व थे, और उन सभी को मिलाकर के उन्होंने नाम दिया आद्य पदार्थ। सबको दूर दूर बिखरे हुए अवस्था में थे। ठीक, लेकिन उनके आकृति में क्या था? अंतर था। आकृति में अंतर होने के कारण कुछ उसमें बड़े थे, कुछ उसमें छोटे थे, और उसी के कारण से बड़े वाले जो आकार के कण थे वह छोटे आकार के कण को अपनी तरफ आकर्षित की, खींचने लगे। फिर उसके बाद यहां पे आप देखें डायग्राम में, तो ये सब बड़े आकार के कण हैं, फिर उसके बाद ये मध्यम आकार के कण हैं, ये छोटे आकार के कण हैं, और सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। डायग्रामेटिकल तरीके से इसमें हम देखें तो सब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के आकर्षण शक्ति के साथ क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। ठीक, और यह जो स्वरूप है वह क्या हो रहा है? बृहद होता चला जा रहा है, बृहद होता चला जा रहा है। यानी कि बड़े पैमाने पर एक ढेर सा निर्मित हो गया, जिसको इन्होंने नाम दिया वायव्य राशि। ये सब देखें, जब ये सभी क्या हो गए? एकत्रित हो गए। ठीक ना, पहले दूर दूर थे, आकर्षण शक्ति के कारण से एकत्रित हुए, और एकत्रित होने के बाद इनका बृहद रूप निर्मित हुआ। जैसे जैसे बच्चों इनकी आकृति बढ़ती चली गई, किसकी? ये जो आद्य पदार्थ थे, जो वायव्य राशि था, जैसे जैसे इसकी आकृति बढ़ती चली गई, वैसे वैसे बच्चों इसकी तीव्रता भी बढ़ने लगी, क्योंकि कण आपस में टकराने लगे, ऐसा कांट महोदय का मानना है। तो कणों के आपसी टकराव के कारण से इनकी गति में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ, और यह जो वायव्य राशि है वह तीव्र गति से मूव करने लगा, ऐसे। ठीक ना, अब इस तीव्र गति से मूव करने के कारण केंद्र प्रसारी बल के परिणाम स्वरूप, केंद्र प्रसारी बल मतलब केंद्र से बाहर की ओर जो बल कार्य करता है उसे हम केंद्र प्रसारी बल के नाम से जानते हैं। और इस केंद्र प्रसारी बल के कारण से इस वायव्य राशि के तीव्र गति से घूमने के कारण केंद्रीय भाग में उभार आने लगा, ऐसे मध्यवर्ती भाग में उभार की स्थिति बन गई, और धीरे धीरे वह उभार इस मुख्य रूप से टूट करके अलग हो गया। यह जो स्वरूप है वह टूट करके अलग हो गया, ऐसे, और घूमने लगा। ठीक ना, फिर इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अन्य 9 छल्ले, एक छल्ला तो बाहर निकला केंद्र प्रसारी बल के कारण से, और इसी प्रक्रिया से ऐसी प्रक्रिया निरंतर समय समय पर घटित होती रही, और क्रमशः 9 छल्ले बाहर की ओर निकले। कितने निकले? 9 छल्ले। कांट महोदय ने बताया कि इसी केंद्र प्रसारी बल के कारण से क्रमशः एक छल्ला बाहर निकला, फिर उसके बाद दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते कुल 9 छल्ले बाहर की ओर निकले, और यही 9 ग्रहों के रूप में क्या हुए? परिवर्तित हुए। कांट महोदय ने बताया।
जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है। तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनके सिद्धांत में जो विशेषताएं हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, पहला किया जो इनका जो सिद्धांत है वह न्यूटन के आकर्षण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति पे क्या है, आधारित है। दूसरा, कांट महोदय ने क्या बताया कि केंद्र पसारी बल के कारण से 9 छल्ले बाहर की ओर निकले, 9 छल्ले बाहर निकले और यही 9 ग्रहों के रूप में निर्मित हो गए, निकले, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है। बच्चों, यह चूंकि एक दार्शनिक थे और ईश्वरीय विचारधारा में काफी महत्व रखते, इसको महत्व देते थे, ठीक ना। यही कारण है कि इन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे कुछ पदार्थ दे दिया जाए तो मैं सृष्टि का निर्माण करके दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि सृष्टि का निर्माण कैसे होगा या हुआ है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कांट महोदय ने अपने इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे कांट के इन संकल्पना के प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा किया। अब हम कांट के द्वारा दिए गए वायव्य राशि की जो संकल्पना है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, अब उसका मूल्यांकन थोड़ा सा कर लें कि उसमें क्या इनके सिद्धांत में कुछ कमियां थी कि नहीं थी। आलोचनाएं के तौर पे भाई उनका विचार था, तो स्वाभाविक है समय अनुसार विचारधाराएं में तमाम प्रकार की कमियां देखने को मिलेंगी, लेकिन पूर्णतया नहीं होंगी, कुछ उसमें छाइयां होती हैं। शुरुआत के दिनों में 1755 ईस्वी के समय में कांट महोदय ने जो वायव्य राशि की संकल्पना दी थी वह बहुत बड़े पैमाने पर विश्व पटल पर लोकप्रिय साबित हुआ। अधिकांश लोगों ने इसको अपनी मान्यताएं दी कि वास्तव में कांट महोदय के द्वारा दिया गया जो विचारधारा है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में और बहुत हद सही है। लेकिन जैसे जैसे समय काल परिवर्तित होता चला गया, वैसे वैसे ज्ञान की वृद्धि के कारण से इनकी संकल्पनाओं में तमाम कमियां देखने को मिली, जिसका हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें। सबसे पहली कमी तो इन्होंने ये बताया कि जब कण दूर दूर बिखरे अवस्था में थे, छोटे बड़े कण, और जब आकर्षण शक्ति के कारण एक दूसरे के सन्निकट आने लगे तो उसके परिणाम स्वरूप टकराव हुआ, और टकराव के परिणाम स्वरूप यह जो वायव्य राशि का स्वरूप है उसमें गति बढ़ती चली गई, ये बहुत तेजी के साथ गतिशील हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि सही मूल्यांकन करके आप देखें तो कणों के आपसी टकराव के कारण से गति ज्यादा प्रभावित नहीं होता है कि नहीं। और भी गए इन्होंने बताया कि गति बढ़ा, तीव्र गति से बढ़ा, जो कि बिल्कुल गलत है। और साथ ही साथ यदि दूसरे आधार पर हम लोग इनकी आलोचनाएं करें तो आप देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया कि क्रमशः एक छल्ला बाहर निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, ऐसे नहीं बताए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहां तार्किक आधार पे, तर्क की कसौटी पे खड़ा उतरेगा। आप देख लें कि 9 छल्ले ही निकल रहे हैं, ये तो बिल्कुल कल्पनावादी है ना भाई। कम निकलने चाहिए, 15 निकल सकता था, 20 निकल सकता था, 9 से कम भी निकल सकता था, 2, 5 निकल सकता था, लेकिन इन्होंने उसकी संख्या निश्चित कर दिया कि केवल 9 छल्ले ही बाहर निकले और उसी से पृथ्वी और उन शेष ग्रहों का निर्माण हुआ। तो यह भी इसका कोई इनके पास ठोस प्रमाण नहीं है। तो इन 1-2 बिंदुओं के आधार पर हम इनके इस सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। फिर भी बच्चों आप देखें तो यह कहा जा सकता है कि शुरुआत के दिनों में कास्ते दबफन साहब के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कांट ने जो अपनी वायव्य राशि की संकल्पना का प्रतिपादन किया था वह बहुत हद तक क्या था, सार्थक सिद्ध हुआ। बहुत लंबे समय तक इसकी लोकप्रियता बनी रही। कालांतर में ज्ञान कौशल बढ़ा, अन्य तमाम धीरे धीरे विचारधाराएं और विचारक
पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में आए। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कांट के द्वारा दिया गया या पृथ्वी की उत्पत्ति का जो वायव्य राज की संकल्पना है वो बहुत हद तक सार्थक सिद्ध हुआ है। ठीक, तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसी द्वैतवादी संकल्पना के जो दूसरे विचारक हैं, दूसरे जो समर्थक हैं, कौन है बच्चों? लाप्लास हैं, लाप्लास महोदय। उनकी संकल्पना को लेकर के हम लोग आएंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। थैंक यू।